हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, और उसमें हमने जो फर्स्ट यूनिट को अभी हम डिस्कस कर पा रहे हैं। और इसमें हमने जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन की पद्धतियाँ। इट मीन्स अगर हम देखें अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसमें हमने देखा उसमें बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं, अप्रोच है, उसमें हम देख सकते हैं जो फर्स्ट हमारे सामने जो हमने ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कैम्ब्रिज स्कूल। इट मीन्स अगर हम बात करें साम्राज्यवादी उपागम, उस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है उसके सेकंड पार्ट पर हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट की जब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच, इट मीन्स इसको हम नेशनलिस्ट स्कूल भी बोलते हैं, और इसमें बात करें राष्ट्रवादी उपागम, तो इसको हमने एक समरी भी रेडी की है। आखिर नेशनलिस्ट जो अप्रोच है, ठीक है ना, उस पर सबसे पहले हम इसकी समरी पर हम देख लेते हैं। और इसमें हम बात करें आखिर इसके जो नेशनलिस्ट अप्रोच या हम कहें जो राष्ट्रवादी उपागम है, इसके कोई सपोर्ट में है, सपोर्टर हैं, हाँ, समर्थक भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एक लंबी लिस्ट हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम देखें आखिर कौन कौन है। इसमें हम बात कर सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हम बात कर सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, और इसमें आर.पी. दत्त, बाल गंगाधर तिलक, ए.सी. मजूमदार, आर.सी. प्रधान और विपिन चंद्र पाल, पट्टाभी सितार मैया, बी.आर. नंदा, अरविंद घोष, विश्वेश्वर प्रसाद, स्वामी दयानंद, विवेकानंद। ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं, एक लंबी लिस्ट हमारे सामने आती है। लेकिन हमें देखें आखिर जो हमारे जिनकी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी उपागम के सपोर्ट में है, लेकिन हमें देखें आखिर इसको बना क्यों, यानी कि इसको बनाया क्यों जाता है, उसके पीछे भी हम रीजन हम देख सकते हैं। समरी में अगर हम देखें इन सभी ने जितने भी हम देखते हैं जो हमारे सामने एक लंबी लिस्ट है कि जो नेशनलिस्ट स्कूल की हम बात करते हैं राष्ट्रवादी उपागम पर जो अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम देखिए सबसे पहले हम बात कर सकते हैं उपनिवेशवाद। इट मीन्स कॉलोनियलिज्म की जो एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर पर अगर हम बात करें उस पर बात की गई है। इट मीन्स कॉलोनियलिज्म पर बात की गई है, और इसका जो एक नेचर है वो हमें देखता है एक एक्सप्लॉयटेटिव करैक्टर की हम बात करें, या फिर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। इट मीन्स शोषणकारी जो प्रकृति रही है उस पर स्पेशली इसने बात की है। इट मीन्स राष्ट्रवादी उपागम ने। और इसमें हम देखें फिर सेकंड पॉइंट, जितने भी हम देखते हैं बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो पाई हैं, ये हम कहते हैं कि बहुत सारी भारत में जो समस्याएं बनी हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। और उसमें हम बात करें फिर आगे इंडिया में अगर नेशनल मूवमेंट की हम बात करते हैं, या फिर नेशनलिज्म पर अगर हम बात करें उसको लेकर अगर हम देखते हैं। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट में जो इम्पेरियलिस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें उसमें तो हमने सब कुछ स्टडी किया था कि इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सब कुछ इस तरह की एक इन्वायरमेंट रेडी किया, एक इस तरह का वातावरण बनाया जिससे भारत में राष्ट्रवाद बन पाया। उसके लिए हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर बात की जाती है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म भी अगर इंडिया में इमर्ज हुआ है तो उसके लिए हम देखते हैं स्वतंत्रता, ठीक है ना, या हम कहें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के वजह से ही हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इम्पेरियलिज्म की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स साम्राज्यवाद की अगर हम बात करते हैं, आखिर इम्पेरियलिज्म का जो एक कंप्लीट जो कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है ना, उसको हम मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्पेशली जो हम कह सकते हैं कि भारतीय इंडियन इकोनॉमी उसको किसके अधीन करना है, उसको हम कह सकते हैं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन कर देना है। ये कंडीशन भी बन जाती है। और फिर हम और आगे चलें तो हम कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आंदोलन भारत की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अगर अब से पहले हम देखें, अब से पहले इम्पेरियलिस्ट अप्रोच में हमने देखा कि उसमें बात की जाती है कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना, उनको लीड करने वाले हम कहते हैं कि एलिट क्लास ही रही है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं फिर उसमें इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं कि इनको जो एक जो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, उनको जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो स्पेशल हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम तक ही सीमित रह जाता है, या हम कहें कास्ट या फिर कम्युनिटी, इन सभी पर बेस्ड रहता है, ठीक है ना, या धार्मिक समुदायों तक ही वह सीमित रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है
कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की संपूर्ण जनता, इट मीन्स हम कह सकते हैं कंप्लीट जो पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन अब से पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया उसमें तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि टोटल पॉपुलेशन को वह रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और एक आरोप हम ये भी देखते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे जो बहुत सारे जो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, जो थिंकर की हम बात करें, जो विचारक हैं, ठीक है ना, जो सपोर्ट में हैं राष्ट्रवादी उपागम के, उनका मानना तो ये भी है कि भारत में जो पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी बढ़ी है, और उसमें हम देखें जो आर्थिक हम कह सकते हैं आर्थिक जो पिछड़ापन भी आया है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की अगर हम बात करें, उसके बाद एग्रीकल्चर का फेल होना, ठीक है ना, उन सभी के लिए हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है, जिम्मेदार कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब हम डिटेल में बात करें, और डिटेल में जब हम पहुंचते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप बना है, इट मीन्स जो हमारे सामने एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं इट मीन्स नेशनलिस्ट स्कूल, या फिर हम कहें इसमें जो राष्ट्रवादी उपागम की हम बात करते हैं, इसको एक ग्रुप मान लें तो हम कह सकते हैं इस ग्रुप का जन्म कब होता है। इस ग्रुप का जन्म हम कह सकते हैं कॉलोनियल जो एक आइडियोलॉजी, इट मीन्स जो एक औपनिवेशिक एक विचारधारा जो बनी है, ठीक है ना, उसके प्रति उत्तर में, इट मीन्स उसका रिप्लाई करने के लिए ही, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया, जो हम कैम्ब्रिज स्कूल में बहुत देखते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर को इग्नोर करते हैं, और ये कहते हैं कि इंडिया में हमने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है। इंडिया का जो भी डेवलपमेंट हो पाया है या जो भी नेशनलिज्म हम देख पाते हैं, इंडिया में जो नेशनलिज्म जो बना है, राष्ट्रवाद जो बना है, और उसमें जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी वृद्धि हुई है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उन सब के लिए हम ही जिम्मेदार है, या हमने ही वो सब कुछ एक इन्वायरमेंट दे पाए हैं। और इंडिया का जो भी डेवलपमेंट देखते हैं हम, किसी भी फील्ड में हम देखें, चाहे एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, या इंडस्ट्री लेवल पर हम देखते हैं, वो सभी जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए हम देखते हैं उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमने तो किया है। और सेल्फ रूल पर भी हम देखते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट पर बात की जाती है कि जो स्वशासन है, जो स्वराज के लिए जो भी एफर्ट्स किए गए हैं, वो सब हमने तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट दिया ताकि वह इस तरह की डिमांड कर पाएँ। लेकिन हम देखें ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या हम कहें जो भी कैम्ब्रिज स्कॉलर हैं, या फिर हम बात करते हैं कि इस तरह के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं करेगा, नहीं, उसका भी रिप्लाई किया जाता है। हम देखते हैं हमारे सामने जो एक लंबी लिस्ट है, ठीक है ना, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब उसका रिप्लाई करते हैं कि जितना तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इट मीन्स जो भी हम देखते हैं कैम्ब्रिज स्कॉलर हैं जो बहुत सारे, ठीक है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अच्छा ही बता रहे हैं, यही तो होता है। ऑब्वियसली जनरली हम देखते भी हैं अपनी गवर्नमेंट को कोई गलत नहीं बताता है, या अपने देश को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को तो हम देखते हैं क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन अपनी कंट्री को ऑलमोस्ट जब हम एक नेशनल लेवल पर आते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो फिर अपने कंट्री का फेवर करना ही सभी करते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी हम देखते हैं, बहुत सारे इस तरह के ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक नेचर है उसको लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया जाता है फर्स्ट में। लेकिन अब हम बात करते हैं आखिर जो कॉलोनियल पीरियड है, ठीक है ना, या जो भी एक आइडियोलॉजी जो बनी है उसका रिप्लाई करने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, ठीक है ना, तो हम देखते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच भी बनाई जाती है, या हम कई इस तरह की एक आइडियोलॉजी भी बनती है। और हम ये भी देखते हैं कि जो एक एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर की हम बात करते हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पब्लिक का जो एक्सप्लॉइटेशन किया है, हाँ किया है, ठीक है ना, उन सभी को दिखाने के लिए, ठीक है ना, इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का अगर हम देखें, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस के लिए, हम कह सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इट मीन्स हम कहीं आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, किसकी वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। और उसके बाद हम देखें हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट की हम बात करें, हमारी सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया है। धीरे धीरे उसकी वजह ये भी है कि हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे फॉलो किया जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, उन सभी को भी एंट्री दे दी जाती है 1813 के चार्टर में हम देखते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं उससे हमारी जो कल्चर है, ठीक है ना, वो भी इफेक्ट होती है, उस पर भी प्रभाव आता है। लेकिन अब उससे भी हम थोड़ा सा और आगे चलें तो उसमें हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट।
हम ये भी देखते हैं आखिर नेशनल लेवल पर बहुत सारे मूवमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं। फर्स्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेकंड अगर हम देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, 3 मूवमेंट, एक नेशनल मूवमेंट या हम मास मूवमेंट के नाम से भी इन सभी को जानते हैं। गांधीयन ईरा की अगर हम बात करते हैं, गांधीवादी युग के सारे ही एक पॉपुलर मूवमेंट हम देखते हैं। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि पहला जो हमारा मूवमेंट है इट मीन्स असहयोग आंदोलन, इसकी स्टार्टिंग 1920 में होती है। और उसके बाद जो सेकंड मूवमेंट है हमारा, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्टिंग होती है। और फिर हम क्विट इंडिया मूवमेंट में अगर हम बात करें तो उसके बाद 1942 में स्टार्टिंग होती है। लेकिन सभी जितने भी नेशनल मूवमेंट हैं, ठीक है ना, तो उसमें अगर हम कहें इन सभी मूवमेंट ने हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्शियसनेस इट मीन्स राष्ट्रीय चेतना पैदा की। इट मीन्स कोई पार्टिकुलर अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि किसी विलेज तक या हम कहें ग्राम और उसके बाद जिले या जिले स्तर पर और फिर राज्य, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि जो भी एक हम कहते हैं सोशल नेशनल कॉन्शियसनेस इट मीन्स राष्ट्रीय चेतना, ठीक है ना, विलेज लेवल पर भी उसका हम देखते हैं। राष्ट्रीय चेतना की जब हम बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि विलेज लेवल पर भी हम देखते हैं जो उसका एक इम्पैक्ट आता है, यानी कि कॉन्शियसनेस चेतना अवेयर किया जाता है पब्लिक को। विलेज लेवल पर भी पब्लिक अवेयर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। सभी जब अवेयर होंगे तो हम देख सकते हैं फिर तो मूवमेंट तो करना ही करना है। जब अपने राइट्स को लेकर जब हम देखेंगे या हम ये भी समझ पाएंगे कि सोसाइटी का जो एक सिस्टम है वो कैसा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है ना, यूनाइट होने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सभी हम देखते हैं। फिर एक हम कह सकते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस एंड लिबर्टी की हम बात कर सकते हैं। फ्रीडम को लेकर एफर्ट्स किए जाते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं इस तरह के आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, इस तरह के विचार बनते रहते हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है। और हम ये देखते हैं सभी का एक रिजल्ट है कि हम सारे जितने भी मूवमेंट होते हैं उसमें हम यूनाइट हो पाते हैं, ठीक है ना। और अब आगे थोड़ा सा हम चलें, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी अगर हम थोड़ा देखें 1600 शताब्दी में हम कहते हैं कि 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। और आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, स्पेशली हम ये भी देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। बहुत सारे हम देखते हैं स्टार्टिंग में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्री इंडिया में आते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं पुर्तगीज, डच, डैनिश, स्पेनिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे कंट्री तो आते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, इट मीन्स यूरोपीय महाद्वीप के जब हम देखते हैं, लेकिन आपस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने के बाद एक ही कंट्री बचता है, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहती है। और उसमें हम कहते हैं कि ब्रिटेन ही एकमात्र देश है, ठीक है ना, जो भारत में जमा रहता है। और उसने फिर क्या किया, फ्रॉड किया, अपनी पावर का मिसयूज किया, ठीक है ना, और भारत को या इंडिया को कैप्चर कर लिया जाता है। प्लासी वार के बाद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, उससे पहले की कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है ना। प्लासी वार के बाद हमें भी देखते हैं कि गेम और पावर पॉलिटिक्स शक्ति राजनीति का खेल खेला जाता है, इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। और धीरे धीरे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें उसमें हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, इन सभी को, ठीक है ना, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट और फिर हम साउथ इंडिया की बात कर सकते हैं, सभी को धीरे धीरे कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं है कि वह ओनली ट्रेड तक ही सीमित रही, नहीं, व्यापार करना तो स्टार्टिंग का एक मोटिव रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं जिसने अपनी पावर का मिसयूज किया, जो हमें प्लासी वार में देखने को मिलता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी स्टैंडर्ड लेवल पर है, ठीक है ना, हमसे तो बेहतर है। और उसके बाद हमें भी देखते हैं उसका जो नेवी की हम बात कर सकते हैं, जो उसके पास सेना है, आर्म्स की हम बात कर सकते हैं, शस्त्र उसके पास बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में है, लेकिन सभी का एक बेनिफिट वह ले पाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रेस एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति भी होती है, प्रगति की हम बात करते हैं, प्रोग्रेस भी होती है। लेकिन इन सब के पीछे हम ये तो मानते हैं कि इंडिया में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति तो होती है, बहुत सारा प्रोग्रेस भी देखते हैं, डेवलपमेंट भी हम देखते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बदलाव देखते हैं। लेकिन उसके पीछे हम कह सकते हैं लूटना, इट मीन्स जो भी हो सके प्रॉपर्टी को हम कहें या मनी को जिस तरह से भी कलेक्शन हो पाए, ठीक है ना, वो सारा कलेक्शन किया जाता है।
लेकिन किस नाम पर हम इंडिया में कुछ डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, औद्योगिक क्रांति की जा रही है, लेकिन इसके नाम पर और प्रोग्रेस के नाम पर कि हम प्रगति करेंगे, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट तो हमेशा ही चलता रहता है। चलिए उसके बाद हम बात करें, अगर हम कंप्लीटली देखें कि इम्पेरियलिज्म इट मीन्स साम्राज्यवाद का जो एक हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। स्टार्टिंग में अगर हम देखें कॉलोनिज्म का एक नेचर रहता है, बाद में धीरे धीरे वह कन्वर्ट किस में हो जाता है, इम्पेरियलिज्म में। इट मीन्स उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद तक की जो एक अवस्था है उसमें हम देखते हैं। फिर बाद में एक कंडीशन ये भी बन जाती है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी की जो एक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है, और बाद में हम ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है ना, उस पर वह डिपेंड हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि सारा कुछ जितने भी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उसको धीरे धीरे लूट कर वह अपने देश में ले जाते हैं। और जितना भी हम देखते हैं, चाहे रेलवे की हम बात करते हैं, जो ट्रैक जितना भी कुछ डेवलपमेंट हो पाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करें, उस सभी का ऐसा नहीं है कि इंडिया को बेनिफिट पहुंचाना था, इंडिया को लाभ पहुंचाना था, नहीं, सभी कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए सारे एफर्ट्स करती है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इस तरह का तो एफर्ट्स किया जाता है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म हम देख पाते हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे तो हम ये भी कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए इट मीन्स इंडिया में नेशनलिज्म जो इमर्ज होता है उसमें हम कह सकते हैं कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सब कुछ किया है, नहीं, राष्ट्रवाद में हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय सभ्यता है उसकी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। अगर हम कहें एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है, हम कहते हैं कि इंडियन हमारी जो कल्चर है, और हमें भी कह सकते हैं हमारी जो सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता है वो भी उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स उसने ही ऐसा एक प्रयास किया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं, अगर हम एंशिएंट इरा से ही देखें, ठीक है ना, हमारे जो बहुत सारे जो यहाँ पर सपोर्ट में हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो विचारक हैं, तो उनका मानना तो ये भी है कि प्राचीन काल से ही जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं एक फैक्टर हमेशा काम करता है वो है इंटीग्रेशन। इट मीन्स जिसके हम बोलते हैं सांस्कृतिक एकता, ठीक है ना, कल्चरल यूनिटी की हम बात कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम आते हैं तो फिर ये भी कह दिया जाता है कि जितने भी हम देखते हैं जितने भी मूवमेंट हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी में अभी तक हम ये देख पाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन या हम कहें नेशनल मूवमेंट ने क्या किया है, संपूर्ण जनता का कंप्लीटली जो पॉपुलेशन है उन सभी का एक रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अगर हम देखें जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कैम्ब्रिज स्कूल या फिर इम्पेरियलिस्ट अप्रोच में हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें बात की गई थी, इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि भारत अलग अलग बहुत सारे धर्म है भारत में, ठीक है ना, धर्मों का देश है और कास्ट सिस्टम या समुदायों इन तक ही सिमट कर रह जाता है हमारा मूवमेंट। इट मीन्स उसमें एक कंट्रोवर्सी भी हम देखते हैं, मतभेद भी होते हैं। इट मीन्स सभी अपने अपने तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं। उसमें अगर हम देखें अलग अलग तरीके से हम इस तरह से भी देख सकते हैं, हिंदू कम्युनिटी के जो भी लीडर रहे हैं वो अपने तरीके से एफर्ट्स कर रहे थे। लेकिन गांधी की एंट्री से पहले अगर हम देखें या गांधी की एंट्री होने के बाद भी हम देखते हैं बहुत सारे मोमेंट्स में जो एक मोमेंट्स का जो एक नेचर हम देख पाते हैं, जो उसकी प्रकृति है, ठीक है ना, वो ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया जा रहा है कि हमने कास्ट कम्युनिटी या फिर हम कहें रिलीजन उन सभी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मना किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कैम्ब्रिज स्कूल, उसमें तो बात की गई थी भारत कुछ भी नहीं है, भारत तो जो है किसी विशेष धर्म या जाति उन सभी से ही स्पेशली उस पर ही फोकस किया जाता है रहा है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, आर.सी. मजूमदार और जादूनाथ सरकार की हम बात करते हैं। इनका मानना क्या है, इन्होंने नेशनलिज्म को एक्सप्लेन किया है कि आखिर इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे 20th सेंचुरी में भी। इट मीन्स अगर हम देखते हैं 19th सेंचुरी में हम कहें तो राष्ट्रवाद क्या है, उसका फर्स्ट स्टेप की हम बात कर सकते हैं, प्रथम चरण। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में अगर हम कहें कि 1857 के बाद से ही अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो एक कंडीशन ये बन जाती है कि जो नेशनलिज्म है वो फर्स्ट स्टेज में है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, चाइल्डहुड एज हम कह सकते हैं चाइल्डहुड वाली अवस्था में है। इट मीन्स बचपन की अवस्था में है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं 1857
रिवोल्ट की हम बात कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलाव आती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का भी विकास होता है 1857 के बाद अगर हम देखें। और हम ये भी देखते हैं 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज और इसमें प्रार्थना समाज, ठीक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और फिर मुस्लिम कम्युनिटी में भी इस तरह के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स की हम बात कर सकते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट। तो लेकिन इस तरह के हम देखते हैं उन सभी का बेनिफिट क्या होता है। अगर हम देखते हैं कि 1828 में आकर के ब्रह्म समाज को बनाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधारों तक ही सीमित रहते हैं। नहीं, उसका बेनिफिट धीरे धीरे हम ये भी देख पाते हैं, हमारे नेशनल मूवमेंट में भी उसका बेनिफिट हम देख पाते हैं। इट मीन्स राजनीतिक चेतना भी, सोशल सामाजिक चेतना, या हम कहें इस तरह की धार्मिक चेतना, वो सभी धीरे धीरे पैदा की जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखें फिर 20वीं सेंचुरी में बात की गई है। इन सभी पर डिस्कशन कौन कर रहे हैं? आर.सी. मजूमदार और जादूनाथ सरकार। उन्होंने कहा 20वीं सेंचुरी में आते हैं तो उसका सेकंड स्टेप पर हम बात कर सकते हैं। और राष्ट्रवाद धीरे धीरे किस अवस्था में आ जाता है? एक एडल्ट अवस्था में, या एडल्ट स्टेज में हम देखते हैं कि एक वयस्क अवस्था में वह पहुंच जाता है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं फिर सारे जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं वो किसके लिए? फ्रीडम, आज़ादी के लिए, स्वराज चाहिए, आज़ादी चाहिए, और सारे हम मोमेंट्स में वो सभी हम देख पाते हैं। लेकिन अब हम देखें थोड़ा सा और आगे चलें। इंडिया में जितने भी हम देखते हैं जो भी पॉवर्टी वाली जो कंडीशन बनी है, जो गरीबी की एक अवस्था जो बनती रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है ना, या हम कहें जो बेरोजगारी की हम बात करें उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक उद्योग, इट मीन्स मॉडर्न इंडस्ट्री की हम बात कर सकते हैं। जो आधुनिक उद्योग या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहें, या जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, चाहे रेलवे या फिर रोड की हम बात करते हैं, सारा कुछ जो भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन डेवलपमेंट तो वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन हमें भी देखते हैं इस तरह की जो इंडस्ट्री है, लेकिन अगर हम देखते हैं विलेज लेवल पर जो इंडस्ट्री है, जिसको गांधी भी प्रीफर करते थे कि ऐसा होना चाहिए, खादी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उन सभी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा भी तो किया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो भी रॉ मटेरियल होता था, ठीक है ना, उसको मैन्युफैक्चर करती थी और ज़्यादा प्राइस पर बेचा जाता था। लेकिन उससे क्या हुआ? हमारी जो इंडिया की जो हम कहते हैं इंडियन इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं पर बर्बाद हो जाती है और उनको ही बेनिफिट हो पाता है, लेकिन आधुनिक उद्योग के नाम पर विकास नहीं हो पाता। और उसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर की हम बात कर सकते हैं। कृषि में जिस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और पब्लिक से फोर्सफुली ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया जाता है, और इस तरह के एफर्ट्स हम देख पाते हैं। लेकिन वो सब क्या है? असफल, फेलियर की हम बात कर सकते हैं, असफल रहते हैं। अब लास्ट में हम देखें आखिर निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष भी हम देखते हैं, कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से अगर हम देखें, बहुत सारे हमारे जो सपोर्टर की हम बात करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रवादी या जो हमारे जो राष्ट्रवादी उपागम है, ठीक है ना, इसके सपोर्ट में हमारे बहुत सारे इस तरह के जो विचारक हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम कहें हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हम कह सकते हैं। तो सभी सपोर्ट में तो हैं, लेकिन फाइनली जो या हम कहें लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है, तो उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद, इट मीन्स कॉलोनिज्म की जो एक हम बात कर सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने क्या किया? भारत की आर्थिक, सामाजिक, और उसमें हम ये भी कह सकते हैं हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, ठीक है ना, उन सभी को इफ़ेक्ट किया, प्रभावित किया। और इसके साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, ठीक है ना, उसको भी प्रभावित किया। लेकिन हमें भी देखते हैं जितना भी एक एफर्ट्स किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही किया जाता है। और धीरे धीरे हमें देखते हैं कि हाँ, अगर हम देखते हैं बहुत सारी बुराइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन कुछ हम ये भी देखते हैं जैसे 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हम बात कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स भी किए जाते हैं। लेकिन अगर हम टोटली हम अगर देखते हैं या ऑल ओवर अगर हम फाइनली इसमें देखें कि आखिर ऐसा हो भी पाता है या नहीं, ठीक है ना, कम्प्लीटली डेवलपमेंट तो नहीं हो पाता, ये तो हम सभी जानते हैं। और इसमें हम इस तरह से इसका लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस पर हमने जो सेकंड पार्ट इस पर भी हमने कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट व्यू क्या है, सबाल्टर्न अप्रोच क्या है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।